बंते जी की परमिशन लेना पड़ता बोले। जब बंते जी ने परमिशन दिया मेरे को बोलने के लिए, तब भी वहाँ पे जो सहयोग था वो बोलने को नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं वो जो पोल खोलने वाला था, जो हमारा जो भंते जी एक विनयचार्य है, जो हमारे महाराष्ट्र में वो महाबोधि महाविहार के लिए पूरे गांव खेड़े पाड़े में जाके जो आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया, और इसके बारे में हमारे महाराष्ट्र में हर तालुका में हर जिले में लोग आंदोलन मोर्चे निकल के निवेदन दिए थे। और ऐसे आदमी को, ऐसे बंते जी को जो चिवर जारी है, उनको आज जेल में डाला। और इसको जेल में डालने के लिए किसने प्रवृत्त किया? वो आकाश लामा वहाँ पे मौजूद थे, इसलिए मैं वो जाब पूछने वाला था वहाँ पे सभा में। और वो आकाश लामा, उनको भंते जी भी मैं नहीं कहता, क्योंकि वो पैंट पे है, और पैंट पे रहने वाला चिवरधारी नहीं रहते हुए वो भंते जी के नाम से वो समाज को जो गुमराह कर रहा था, वो भी मैं पोल खोलने वाला था। क्योंकि आप वीडियो उनके देख सकते हैं, क्योंकि भंते जी के कुछ नियम है, शर्ती है, अटी है, वो उसमें वो बैठता नहीं। और वो आज लोगों को मैं भंते लामा करके, आकाश लामा करके वो गुमराह कर रहे, और वो भी मैं पोल खोलने वाला था। तो इसलिए बात उनको जब मालूम गिरी कि ये खोबरागड़ी है, और खोबरागड़ी ने जो काम करके दिखाया है देश के अंदर, जो एट्रोसिटी एक्ट अगर वो बताया, तो वो हमारा जो आंदोलन है वो अलग जाएगा और दिशा भूल जाएंगे। इसलिए मेरे को जानबूझ के उसने बोलने को नहीं दिया। तो भी मैं, सूरज ऐसा आदमी है, सूरज ऐसा है कि उसको अपन कितनी भी झांकने की कोशिश किया तो भी सूरज किसी को कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे विनोद खोबरागड़े के जो आज काम है, वो भारत के अंदर जो पूरा महाराष्ट्र ने भारत के अंदर जो काम करके मैंने दिखाया है, वो पूरी हलचल मची है। अभी चंद्रपुर के जिले अधिकारी को मैंने एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया कोर्ट से। वहाँ के एसपी परेशान है, वहाँ के जो आरएसएस के मोहन भागवत है, उनका भाई जो है रविंद्र भागवत एडवोकेट, इसके साथ 11 वकील की मैंने सनद रद्द करने के लिए महाराष्ट्र बार एसोसिएशन को मैंने लेटर लिखा है, कल कोर्ट में पेश मैंने दाखिल किया है। उसकी भी सुनावनी अभी 10 तारीख को है। ये पूरी पोल खोल मैं वहाँ पे करने वाला था, लेकिन मेरे को बोलने नहीं दिया। और जो महाबोधि महाविहार जो एक्ट रद्द करने के लिए जो मैं मार्गदर्शन करने वाला था, तो ये मेरे को बोलने नहीं दिया आकाश लामा और उनके पूरे टीम ने। ये क्यों नहीं दिया? क्योंकि कल पूरा आप भाषण दे सकते हैं, उन्होंने पूरा समाज को दान के माध्यम से पैसा मांगा ले, 4-4.5 लाख रुपए दान मिला, लेकिन वो दान का वो बनते विनयचार्य जो अभी जेल में है, उनको छुड़ाने के लिए उसने एक बात भी नहीं किया। वो एक्ट, खाली वो एक्ट ही बोलता था, एक्ट रद्द करना है। अरे जब 132 साल से जब अनागारिक धम्मपाल ने एक्ट रद्द करने की कोशिश किया, और वो कई बार आंदोलन किया, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि वो धरने आंदोलन से नहीं होता, वो कोर्ट में जाना पड़ता है, स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करना पड़ता है, लीव पिटीशन दाखिल करना पड़ता है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसको याचिका दाखिल करना पड़ता है, फौजदारी याचिका दाखिल करना पड़ता है, कोई दीवानी याचिका दाखिल करना पड़ता है, कोई एट्रोसिटी एक्ट के ये कायदे के कानून के अनुसार एक्ट दाखिल करना पड़ता है। नेम का ये एक्ट क्या है वो भंते जी ने भी नहीं बताया, सिर्फ एक्ट रद्द करना है। अरे वो एक्ट कब बना है, कौन से तारीख को बना है, कब उसका ये इस्तेमाल चालू है? वो सर उनका कहना है कि आने मतलब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया है और आने वाली 29 जुलाई को उसका अंतिम फैसला होने वाला है, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये एक्ट कैसा बताया दाखिल किया एट्रोसिटी एक्ट, वही इसके बारे में एक मैं बोलूंगा, उसके बाद वो उसके बारे में बोलूंगा। मैंने जब स्पेशल लीव यानी कोर्ट में जब ये एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत बिहार सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाई नेम, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी मीना, वहाँ का कलेक्टर त्यागराजन और वहाँ का मंत और पुजारी के खिलाफ मैंने जो एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 3(1)(n) के अनुसार दाखिल किया है, उसमें वो कानून में स्पष्ट लिखा है, एट्रोसिटी एक्ट है। जो न्यायाधीश है अनिल वैद्य, इन्होंने ये किताब लिखा है, पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हो गया है। ये सेक्शन प्रकरण 2 कलम सेक्शन 3(1)(n) में लिखा है, अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे लोक ज्याला पवित्र किंवा अत्यंत आदरणीय समजतात त्या कोणत्याही वस्तूला उद्ध्वस्त करणे, नुकसान पोहोचवणे किंवा खराब करणे, विद्रुपीकरण करणे ये गुन्हा है। और ये भारत के अंदर 75 साल से ये महाबोधि महावीर का विद्रुपीकरण चालू है। तो ये लोग, हमारे वकील लोग सोए हैं क्या अभी तक? 75 साल से जो लोग भाषण देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो लोग सोए हैं क्या? ये कायदे के अनुसार क्यों नहीं अभी तक मांग की? अगर ये कानून के अनुसार मांग करते तो 8 दिन के अंदर ये एक्ट खत्म होता था। लेकिन सर इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये लागू होता है, जिसमें बताया क्लियर जाता है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए ये कायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके नेतृत्व में बनाया गया था, पर इसके तहत बीटीएमसी एक्ट रद्द नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहना है। नहीं, मैं इसके बारे में बताता हूँ। 6 जुलाई 1949 को ये पीटी एक्ट तैयार हुआ, लेकिन ये तारीख आज तक लामा ने भी नहीं बताया किसी को।
मैं ये भी बताता आपको, आकाश लामा ने भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, ये मैंने पूरा खोज निकाला गूगल से, और ये तारीख बता रहा हूँ 6 जुलाई 1949 को जो कायदा बना है और ये बीटी एक्ट चालू है। लेकिन 26 जनवरी 1950 में जो भारत का संविधान लागू हो गया और संविधान का आर्टिकल 13 में ये स्पष्ट लिखा है कि जो विसंगत कायदा है पूरा नष्ट हो गया है, एक लाइन में नष्ट हो गए, और भारत के संविधान के ऊपर ये कानून नहीं है। बराबर। तो ये ऑलरेडी कानून नष्ट हो गए, रद्द हो गए, ये आर्टिकल 13 के अनुसार। ये हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी शोकांतिका है। जब ये आर्टिकल 13 के अनुसार ये कानून रद्द हो गए और ये बिहार सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये एक चीफ जस्टिस हमारे चंद्रचूड़ साहब ने जो कानून बनाया, वो कानून अभी प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब ने रद्द किया कल। जब एक चीफ जस्टिस का कानून दूसरा चीफ जस्टिस रद्द कर सकता है, जब संसद भवन में एक कांग्रेस पक्ष ने जो कानून बनाता है तो बीजेपी सरकार आने के बाद रद्द कर सकता है, ये बीटी एक्ट रद्द क्यों नहीं हुआ? और ये कानून में ऑलरेडी संविधान में लिखा है, ऑलरेडी नष्ट हो गए तो भी चालू है। इसका कारण हम लोग जो है ये जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं रहने के बाद यह आवाज बुलंद अभी तक 75 साल में किसी ने किया नहीं, किसी ने बताया नहीं। ये एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 3(1)(n) के अनुसार ये ऑलरेडी दखल पात्र गुना है, एफआईआर दाखिल होता था वहां के, जो मैंने किया है भारत के अंदर पहला गुना दाखिल मैंने किया है, और अभी मांग किया है मैंने, ये एट्रोसिटी एक्ट किसी ने नहीं किया है। तो इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है? जैसे जब आपने ये एक्ट जो आपने दिया, मतलब आपने केस फाइल किया, तो इसके ऊपर क्या सुनवाई हुई? अभी 4 तारीख को पहली सुनावनी हो गई। कोर्ट को लगा कि कोबरागढ़ी बोले ये बिहार का मैटर है, बोले आपने चंद्रपुर जिले में दाखिल किया है, बोले तो ये जुडिशियल में कैसे आएंगे, बोले क्या आएंगे उसको सोचना पड़ेगा। बोले मैंने वो जज को भी बताया कि सीआरपीसी कलम 179 आप देखो, बोला भारत के अंदर अगर कहीं भी कोई भी यानी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचता है और उसका जनित में अगर कुछ माहौल बनता है तो प्रत्येक नागरिक अपने अपने जिले में, अपने तालुका में सीआरपीसी कलम 179 के अनुसार एफआईआर दाखिल कर सकता है, वर्दी दे सकता है। आर्टिकल सीआरपीसी के सेक्शन 39 में लिखा है। लेकिन ये कानून भारत के अंदर किसी को मालूम ही नहीं है, कोई इसकी करता नहीं। आम आदमी, ये हमारे फुलझले साहब है, ये हमारे जो मोहिते साहब है, कोई भी कर सकता है। विनोद खोबरागढ़ी करना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून में ऐसा है कि अगर कहीं भी भारत के अंदर कुछ होता है तो सेक्शन सीआरपीसी कलम 39 के अनुसार वो अपने पुलिस स्टेशन में वर्दी दे सकता है। अगर वर्दी देके वो पुलिस ने नहीं माना तो वो कोर्ट में जा सकता है, कानून में लिखा है। मैंने ये जाने के पहले भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को ये पत्र लिखा है, गंभीर तकरार दिया है, कलेक्टर को तकरार दिया है। ये तो सब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपको मिली है? नहीं, वो उन्होंने सिर्फ पत्र मेरे को दिया, हम कार्रवाई करेंगे देखेंगे करके, लेकिन कार्रवाई किया नहीं। और भारत सरकार का कानून है, अगर तकरार देने के बाद 3 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के जज में नहीं, अगर एक आधी तकरार देने के बाद 7 दिन के अंदर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करते तो वो पुलिस को भी आरोपी करो और कोर्ट में पेश करो। तो मेरे इसमें आज तक कई सारे एसपी को भी मैंने आरोपी किया है, कई सारे कलेक्टर को किया है, एफआईआर दाखिल किया है, एट्रोसिटी का दाखिल किया है। इसमें एट्रोसिटी गुना होने के बाद इसमें सेक्शन यानी बेल की तरतूद नहीं है। ये इतना बड़ा सक्षम कानून है एट्रोसिटी। 12 साल पहले सुरेश देसाई भंते जी के नेतृत्व में बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए पिटीशन डाला गया था, जिसे अभी रीओपन किया गया है। तो 12 साल का समय क्यों लगा और ये अभी क्यों आ गया सभी? सर ये देखिए, भारत यानी जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में बनते सुरेश देसाई के माध्यम से दाखिल किया है, उसका नंबर है 380, और वो 380 नंबर होने के बाद आज 12 साल में उसमें कोई सुनावनी किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने मांग किया? क्योंकि भंते जी भी वो उनको कुछ पद दिया था और वो पद देने से वो चुपचाप बैठ गए। वहाँ महाबोधि महाविहार का जो पद दिया अनुसूचित जाति जमाती का सरकार ने। आकाश लामा जी तो कहते हैं कि ये उसका एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट निकला कि हम भंते जी को पहले सेक्रेटरी वहां पे बने करके बीटीएमसी में। देखिए, कोई एक आधी पिटीशन दाखिल करता है और वो प्रलंबित रहता है तो कोई भी भारत का नागरिक वो पिटीशन में एक आक्षेप अर्ज दाखिल कर सकता है। ये भी पिटीशन में जो भंते सुरेश देसाई ने जो 2012 में जनहित याचिका 380 नंबर की दाखिल किया है, आज तक वो 13 साल में यानी उसके ऊपर सुनावनी नहीं हुई। लेकिन ये अभी कल जाहिर सभा में वो भंते जी ने लामा ने भी बोला कि हमारे वकील ने वो जो जोंदड़े करके उन्होंने एक आक्षेप अर्ज दाखिल किया है और वो ओपन किया है। अभी जुलाई में उसकी सुनावनी है। तो इसने उनके कॉपीराइट क्यों किया? ये बात बराबर है कि एक आधी पिटीशन दाखिल किया तो उसके ऊपर अपन आक्षेप अर्ज कई सारे दाखिल कर सकते। इन्होंने दूसरी एक याचिका दाखिल करना था, अपने कुछ नए मुद्दे मानना था, लेकिन वो नहीं किया। उसकी पिटीशन जूनी पिटीशन उठा के उसमें कुछ ऐड करके डाला है, अच्छी बात है, डालने को होना। लेकिन
एक ही पिटीशन है ना, तो आप देख सकते हैं जो अभी संसद भवन ने वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है, तो 8 दिन के अंदर 100 के ज्यादा पिटीशन गिरे। जब इतने 100 के ज्यादा पिटीशन गिरते तो ये आकाश लामा सोए हुए थे क्या? आज तक 12 साल में जब वो भंते जी सुरेश रसायन ने डाला तो इन्होंने पिटीशन 12 साल में क्यों नहीं डाले? लोगों को प्रोवाइड क्यों नहीं किया कि आप पिटीशन दाखिल करो, स्पेशली पिटीशन दाखिल करो, रीट पिटीशन दाखिल करो, या मेरे जैसे एट्रोसिटी एक्ट के तरफ गुना दाखिल करो? ऐसे क्यों नहीं आह्वान किया? कल भी आह्वान नहीं किया। कल भी उसने एक ही बात बोला कि ये एक्ट रद्द करना है, एक्ट रद्द करना। अरे एक्ट तो रद्द करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन जो भंते जी आज विनय चार्य जो जेल में है उनको छोड़ाने के लिए आपने क्यों नहीं आह्वान तो सर किया? आपका ऐसा कहना है कि आंदोलन जो अभी चल रहे हैं इसका इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा आपका कहना है? देखिए, मैं आंदोलन को बहुत बार देख चुका हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक मराठा लाख मराठा करके 58 मोर्चे निकाले, लाखों के मोर्चे निकाले, कोई हाथ में नहीं आया। ये आंदोलन भी भंते जी अनागार धम्मपाल ने 132 साल पहले शुरू किया। आज तक मिला क्या आंदोलन से? नहीं। और ये आंदोलन करना है, गुमराह करना है। ये आंदोलन पूरा जन आंदोलन करना पड़ता था। और पूरा भारत के अंदर अगर सरकार दो चीज को जड़ती है, एक तो आंदोलन जन आंदोलन को, और दूसरा कानून को, कोर्ट को। जो मैं अभी एक आदमी के मैंने पूरा महाराष्ट्र ने भारत हिला दिया है कानून के अनुसार। जब एक आदमी विनोद खोब्रागड़े जब हिला सकता है, तो इतने बड़े वो भंते जी लामा ने जब आह्वान करता था कि ये माध्यम से अब चलो, तो पूरा भारत हिलता था। लेकिन जो हमारे कुछ भंते जी विनयचार्य जी है, जो आंदोलन पूरा महाराष्ट्र में खड़ा किया, ऐसे लोगों को आप रात में 1 बजे जेल में डाल दे। जो उन्होंने मूंगी में मन नहीं मार सकते, चिवरधारी है, ऐसे आदमी को कोई गुनाह नहीं लेकिन किया। उनका कहना है कि भंते विनाचार्य इनके ऊपर मतलब मारहानि हो सकती है, उनकी जान को खतरा है, इसीलिए उन्हें पुलिस हिरासत में रात को ले लिया गया। इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं नहीं, ये टोटली फ्रॉड और बोगस, वो समाज को गुमराह कर रहा है आकाश लामा। मैं बनते भी नहीं कहता उसको, क्योंकि वो चिवरधारी नहीं है, पैंट पे पहन के है, इसलिए वो आकाश लामा गुमराह कर रहा है। क्योंकि कल मैं सभा में था, सभा में उसके पीछे ही बैठा था। अच्छा। तब मैं आई विटनेस, मैंने दो आंखों के सामने देखा वो पैंट पहन के था। पहली गोष्ट तो वो लामा नहीं है, भंते जी यानी नहीं है लामा, उसकी एक पदवी है उधर की। वो लोग थोड़ा बोलते हैं सर कल स्टेज तो, पे लेकिन अभी आपने कुछ तो भी बोला है। हम्म। हाँ हाँ, अभी ध्यान में आ गया। मैं पूछ लेता हूँ ना। हाँ, ज्ञान ज्योति भंते जी को कल स्टेज इनविटेशन दिया गया था और वहां पे ज्ञान ज्योति भंते जी आए भी थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसके पहले मैं एक थोड़ा जो बात रह गई थी, ठीक है। जो विनय भंतेचारी के बारे में हम्म, कल उन्होंने एफआईआर दाखिल हुआ था, हाँ। उसके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं बोला उसको छुड़ाने के बारे में। लेकिन आंदोलन एक्ट रद्द करने के बारे में लोगों को पैसा मांग रहा था, दान मांग रहा था। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए हम अच्छे से अच्छे वकील लगाएंगे, उसको तुरंत छुड़ाएंगे, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। कल मैं स्टेज पे खड़ा था उनके पीछे ही। हाँ। दूसरी बात, जब हमारे एक भंते जी है, जो वयोवृद्ध भंते जी है ज्ञान ज्योति, वो सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को वो हार अर्पण करके बच्चों को लेके वो शिवली महाबौद्ध विहार तक रथ यानी यात्रा निकाले थे महाबोधि महावीर के बारे में सुबह कल। और उसके बाद शाम को वो स्टेज पे आए, उनको तो भी बोलने को चांस देने का होना था। वयोवृद्ध भंते जी है, उनको कुछ ज्ञान का यानी जानकारी है, कानून की जानकारी है। एक तो बाकी भंते जी को कानून के बारे में जानकारी नहीं है, और ये कानून के विद्यार्थी भी नहीं है। लेकिन जो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको बोलने को चांस नहीं दिया। और ये बात सबसे बड़ी है कि ये बात मैंने महाराष्ट्र के भारत के अंदर पहले या महाबोधि महाविहार के जो ट्रस्टी है और जो वहाँ का सीएम है नीतीश कुमार, इनके ऊपर जो गुना दाखिल किया करने की मांग मैंने कोर्ट में किया एट्रोसिटी एक्ट के अंदर। मैंने कौन से मार्ग से गया, कौन से कानून से गया, ये तो बताने को चांस देना था। 2 मिनट के लिए तो देना था, तब मैं वो समाज को बताता था। एक तो इसको आकाश लामा को तारीख मालूम नहीं, कौन से तारीख को एक्ट बना, ये तारीख को लोगों को बताया नहीं, महीना नहीं बताया, खाली एक्ट रद्द करना है, ये सब मैं जानकारी तारीख के साथ बताने वाला था। लेकिन इन्होंने जानबूझ के मेरे को बोलने नहीं दिया। और इतने वयोवृद्ध भंते जी आने के बाद भी भंते ज्ञान ज्योति को भी बोलने नहीं दिया। कितनी बड़ी विडम्बना है, शोकांतिका है। गौतम समाज को आते हैं जब मांग ये करते तो समाज के सामने रोक टोक बोलना पड़ता है, रोक टोक जो होता है वहां पे करना पड़ता है। क्योंकि ये आंदोलन एक लामा का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये भारत का आंदोलन है, भारत का नहीं इंटरनेशनल आंदोलन है। मैंने मेरे इसमें जज को भी बोला है, डिस्ट्रिक्ट जज को, सर बोला आपने अगर इसको नहीं क्या अगर तुरंत एक्शन लिया तो मैं भारत के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में मैं जाऊंगा बोला। और वहां पे पूरे भारत जो बाहर देश के 140 देश को मैं आह्वान करूंगा बोला। और ये भारत के अंदर जो हमारे महाबोधि महाविहार के ऊपर जो अन्याय हो रहा है ये मैं बात रखूंगा बोला। मैं ये बात रख सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में, जब कर सकता कि भारत के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो
लामा नहीं करना चाहिए था। ये तो बनते जीवा है, क्यों नहीं किया ये बात, और ये क्यों मेरे को बोलने को रखा। आज उसने कल मेरे को अगर बोलने को रोकता नहीं था, मैं रोक टोक अगर बोलता था, तो आज मेरे को ये पत्रकार परिषद लेने नहीं पड़ती थी। मेरी बात रखने नहीं सकता, मेरी बात रख वहाँ पे स्टेज पे रखता था पब्लिक के सामने, लेकिन वो रख नहीं सका, क्योंकि अभी अभी दिल्ली में भी अभी बड़ा आंदोलन होने वाला है 7 तारीख को, और उसमें भी मैं अगर मेरी तारीख अगर बढ़ गई और मेरे को अगर कोर्ट ने थोड़ा छुट्टी दिया तो मैं भी वहां जाने वाला है दिल्ली में, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं खुद पिटीशन लिखने वाला हूँ, खुद मैं आर्गूमेंट करने वाला हूँ। इसलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर तहलका मचा के है, क्योंकि कोर्ट भी देखता है कि विनोद खोपरागड़े 1 तारीख को अगर नहीं आया तो 2 बार फुकारा करने का और केस उड़ा देने का ऐसे काम करते हैं। इसलिए मेरे को तारीख पे रहना जरूरी है, क्योंकि पूरे जनहित के जो केसेस मैं लड़ता हूँ, और किसी को आज भी 1 रुपया समाज को नहीं मांगा, मैं मेरे जेब से मेरे पगार से मैं खर्चा करता हूँ, और मैं जनहित के लिए आज 30 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं जो काम करता हूँ वो अधिकार वाणी से, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खुलेआम बोलता हूँ। आज शासन प्रशासन परेशान है, मुख्यमंत्री देवेंद्र साहब परेशान है, कलेक्टर साहब परेशान है, इधर लामा परेशान करने वाला था मैं कल स्टेज पे, क्योंकि वो समाज को कैसा काम करता है, धोखाधड़ी दे रहा है, लेकिन मेरे को चांस नहीं दिया। बहुत बड़ी विडम्बना है, तो भी मैं मेरी बात ये मीडिया के माध्यम से रखा और आपने चांस दिया, और ये बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाना चाहिए। और ये आंदोलन खाली हमारा महाराष्ट्र नहीं, ये नागपुर का है। नागपुर ऐसी है, नागपुर कर्म भूमि है, नागपुर दीक्षा भूमि है, नागपुर ऊर्जा भूमि है, नागपुर प्रेरणा भूमि है। इसलिए नागपुर से संदेश ये पूरे ऑल इंडिया में जाना चाहिए। ये भी मेरे निश्चित रूप से दोस्तों, नागपुर दीक्षा भूमि है और यहाँ से संदेश जाना चाहिए। और बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन की ऐसी चर्चा आपको देखने को मिलेगी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।